महाराज चंद्रभान दरबार में बैठे हुए अत्यंत चिंतित में थे। मंत्री उन्हें राज्य के कार्यों में कुछ जानकारी दे रहे थे, लेकिन राजा चंद्रभान का ध्यान कहीं और ही था। उन्हें चिंतित देख मंत्री दीनदयाल कहते हैं, क्या बात है राजन, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। जी मंत्री जी, चिंता की ही विषय है। हम चाहते हैं कि रणथंभौर को जल्द ही उसके योग्य राजा मिल जाए। राजा चंद्रभान थोड़ा सोचते हुए मंत्री से कहते हैं, जी राजन, ये तो उत्तम विचार हैं। हम शीघ्र ही राजकुमार पृथ्वी के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर देते हैं। राजन की बात सुनकर मंत्री हामी भरते हुए कहते हैं। तभी महाराज ने उन्हें रोका। नहीं मंत्री जी, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो फिर क्या बात है राजन? मंत्री ने कहा, हम एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें राजकुमार पृथ्वी, राजकुमार उदय और राजकुमारी दामिनी भी उसमें भाग ले। और उनमें से जो कोई भी विजय होगा, हम उन्हें रणथंभौर का राजा घोषित करेंगे। राजा चंद्रभान बड़े ही सोच विचार से ये निर्णय लेते हैं। किंतु राजन, राजकुमारी दामिनी राजा के पद पर कैसे? हमारा मतलब है कि राज्य सिंहासन पर तो राजकुमार पृथ्वी का अधिकार है, फिर राजकुमारी दामिनी कैसे हो सकती है? मंत्री राजकुमारी दामिनी की कन्या होने पर कहती हैं, रणथंभौर के राज्य सिंहासन पर राजकुमार पृथ्वी का अधिकार जरूर है, किंतु हमें दोनों तरफ से स्थिति को सोचना समझना होगा, क्योंकि हम केवल अधिकार देखकर नहीं, योग्यता देखकर भी रणथंभौर का योग्य राजा घोषित करेंगे। हमें पता है राजकुमार पृथ्वी योग्य राजा बन सकते हैं, लेकिन राजकुमारी दामिनी वो भी एक योग्य राजा बनने के लिए सक्षम है। हम उन्हें कन्या समझकर उनकी योग्यता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये उनके लिए उचित निर्णय नहीं होगी। राजा चंद्रभान अपनी बात पूरे साफ शब्दों में मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जी राजन, आपका अगर यही विचार है तो हम जल्द ही प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। मंत्री ने कहा, ठहरिए मंत्री महोदय, प्रतियोगिता आयोजित करने से पूर्व हम राजगुरु जी को महल में आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। उनसे परामर्श करने के पश्चात ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। महाराज ने कहा, जी राजन, उचित है। हम शीघ्र ही राजगुरु जी को आमंत्रित पत्र भिजवाते हैं। मंत्री जी और राजन आगे की योजना में बात कर रहे होते हैं कि तभी संदेशवाहक संदेश लेकर दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज की जय हो। रजतगढ़ के राजा आदिराज सूर्यवंशी के पुत्र राजकुमार आद्वैत सूर्यवंशी अपने विशेष कार्य हेतु रणथंभौर पधार रहे हैं। संदेशवाहक ने महाराज के सामने संदेश पढ़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है। रजतगढ़ के राजा आदिराज हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम उनके पुत्र राजकुमार आद्वैत का रणथंभौर में बड़े ही आदर भाव से स्वागत करना चाहते हैं। उन्हें आने किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। आप उनके मार्ग पर सेना भेज दीजिए। संदेश पढ़ते ही महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। वो राजकुमार के आने का स्वागत बड़े ही आदर स्वभाव से करने के लिए मंत्री जी को आदेश देते हैं। जो आज्ञा महाराज, कहते हुए मंत्री जी व्यवस्था देखने जाते हैं। यहाँ राजकुमारी मैथिली हेमलता से गुप्त रूप से बातें करती हैं। सारी व्यवस्था हो चुकी है हेमलता। राजकुमारी जी, हेमलता नहीं, हेमा और लता। हेमा और लता दोनों साथ में बोल उठी, हाँ हाँ वही, हम कुछ ही क्षणों में यहाँ से निकलने वाले हैं, आप दोनों तैयार हैं? राजकुमारी मैथिली ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। किंतु राजकुमारी, अगर हमें किसी ने देख लिया तो? लता धीरे से उन्हें कहती हैं, कोई नहीं देखेगा। हमने मार्ग पर सेनाओं को कहीं और लगा दिया है और हम मुख्य द्वार से नहीं बल्कि महल के पिछले हिस्से से जाएंगे। राजकुमारी ने अपनी दासियों से कहा। ठीक है राजकुमारी जी, जैसी आपकी आज्ञा। दोनों डरी हुई सी राजकुमारी से कहती हैं। वो तीनों महल के पिछले हिस्से में से सबसे छुपते छुपाते हुए महल के बाहर की ओर निकल जाती हैं। राजकुमारी अपनी तिगड़म से दरबारी सैनिकों को कहीं और भेज देती हैं, ताकि वो बिना बाधा से महल के बाहर जा सकें। राजकुमारी जी, हम महल से बाहर तो आ गए, अब जाना कहाँ है? हेमा राजकुमारी मैथिली से कहती है, जो आगे आगे पैदल ही चली जा रही थी। तुम हमारे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। राजकुमारी ने कहा और आगे बढ़ती गई। किंतु राजकुमारी जी, हमें एक सैनिक को लेकर आना चाहिए था। आप थक जाएंगे पैदल यात्रा करते हुए। हेमा राजकुमारी के पीछे पीछे चलते हुए कहती है। तुम्हारा मानसिक संतुलन तो ठीक है हेमा,
अगर हम एक सैनिक को लेकर आते तो क्या वह हमें जाने देते नील जंगल में? राजकुमारी मैथिली ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या? नील जंगल? राजकुमारी जी, आप ये क्या कह रही है? हम नील जंगल जा रहे हैं। हेमा और लता दोनों ही चलते हुए रुक जाती हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। इतनी आश्चर्यचकित हों की आवश्यकता नहीं। हम इसलिए तो प्रातःकाल ही जा रहे हैं ताकि संध्या होने तक महल लौट सकें। राजकुमारी पीछे मुड़कर उन दोनों से कहती हैं, जो कि अभी भी मुंह खोले खड़ी थी। किंतु राजकुमारी जी, हम वहां क्यों जा रहे हैं? आपको वहां क्या कार्य है? लता राजकुमारी मैथिली से कहती है, आप दोनों कुछ क्षण के लिए चुप रहिए और हमारे साथ चलिए। आपको सब पता चल जाएगा। कहते हुए राजकुमारी फिर से चल पड़ी। ये राजकुमारी को रात्रि में क्या सूझी कि वह हमें नील जंगल जाने की जिद कर बैठी। अब तुम ही बताओ लता, नील जंगल यहाँ से कितनी दूर है? और वहां तो अधिक प्रकार के जंगली जानवर भी रहते हैं। हमें तो बहुत भय लग रहा है हेमा, पर हम कर भी क्या सकते हैं? राजकुमारी को एकांत छोड़कर भी नहीं जा सकते। और राजकुमारी तो अपनी जिद पर अड़ी है नील जंगल जाने की। लता बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती हैं। तभी पीछे से फिर आवाज लगाती है राजकुमारी, आप दोनों थक गई हो तो हम पालकी लेकर आते हैं। वो दोनों दौड़ते हुए राजकुमारी के पास भागी चली जाती हैं। आप सभी यहाँ क्यों खड़े हैं? उन सैनिकों को महल के रसोई के बाहर में देखकर बावर्ची कहते हैं। जी, हमें राजकुमारी मैथिली ने यहाँ भेजा है। वो सैनिक बावर्ची से कहते हैं। किंतु यहाँ तो किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, बावर्ची ने कहा। तो क्या राजकुमारी ने हमें फिर से मूर्ख बनाया? वो सैनिक हैरान होकर एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं। लेकिन यहाँ राजकुमारी तो आजाद परिंदे की तरह उड़ चुकी थी। राजकुमारी मैथिली और उनकी दोनों दासियां हेमा और लता नील जंगल के बाहर खड़े थे। राजकुमारी जंगल को देखकर बहुत खुश थी और हेमा लता की तो डर से हालत ही खराब होती जा रही थी। राजकुमारी, हम यहाँ तक तो आ गए, अब आगे क्या करना है? जंगल के अंदर जाना है, राजकुमारी ने उन दोनों से कहा। क्या? पर राजकुमारी जी, नील जंगल बहुत घना है, हम अगर कहीं खो गए तो? और अगर हमें किसी जंगली जानवर ने पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? हेमा और लता डर से कांपते हुए कहती हैं। कुछ नहीं होगा हेमलता, हमने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। बस कुछ ही क्षणों में हम सफेद मयूर का नृत्य देखेंगे। तो क्या राजकुमारी जी, हम नील जंगल सफेद मयूर का नृत्य देखने आए हैं? हेमा और लता मुंह खोले राजकुमारी को देखती रही। हाँ हेमलता, हम नील जंगल इसलिए तो प्रातः काल आए हैं ताकि सफेद मयूर का नृत्य देखने का सौभाग्य मिले। सच कितने सुंदर और मनमोहक होते हैं न ये सफेद मयूर। राजकुमारी अपने ही ख्यालों में खो गई थी। राजकुमारी की बात सुनकर हेमलता अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, राजकुमारी जी, आप हमें पहले बता देती, हम सैनिकों से कहकर सफेद मयूर महल में ही मंगवा लेते, फिर तो आप मन भर कर उनका नृत्य देख लेती। नहीं लता, हम उन मितभाषी पशु को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते हैं। अगर हम उन्हें बंदी बनाकर महल ले आते तो वो जबरन हमारे भय से नृत्य करती, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम तो चाहते थे कि इस संसार में किसी को भी जबरन कार्य नहीं करवाने चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य। हम तो सफेद मयूर को बिना किसी के भय से स्वतंत्र नृत्य करते हुए देखना चाहते हैं। राजकुमारी बड़ी ही सादगी से अपनी बात कह जाती हैं। राजकुमारी, आप बहुत भोली है, सबकी चिंता करती हैं। लेकिन राजकुमारी, यहाँ मयूर के साथ साथ जंगली जानवर भी रहते हैं। लता डर से जंगल की ओर देखकर राजकुमारी से कहती हैं। हमें पता है, किंतु जब तक हम उन जंगली जानवरों को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो भी हमें क्षति नहीं करेंगे। अब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो हम जंगल के अंदर प्रवेश करें। हमें पुनः महल भी तो जाना है। उचित है राजकुमारी, चलिए। राजकुमारी आगे जा रही थी, हेमा और लता उनके पीछे। लता तो इतनी डरी हुई थी कि हेमा का हाथ भी नहीं छोड़ती थी। जंगल के अंदर प्रवेश कर पक्षियों की चरमराहट की आवाज आने लगी। राजकुमारी आगे बढ़ती जा रही थी, उसके पीछे पीछे हेमा और लता, जो कि ज्यादा चलने पर उनके पैर थक गए थे। और कितनी दूर चलना है राजकुमारी? हेमा एक पेड़ की छांव में खड़ी हो जाती हैं। बस ज्यादा दूर नहीं,
लगता है हम समीप पहुंच गए हैं। राजकुमारी उन दोनों से कहती है। राजकुमारी कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए, आप थक गई होगी और हम भी, है न लता? हेमा पेड़ की छांव में बैठकर कहती हैं। वो दोनों कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी। उन दोनों को देखकर राजकुमारी भी कहती हैं, ठीक है, कुछ क्षण विश्राम कर लेते हैं, फिर शीघ्र ही हमें मयूर नृत्य देखने जाना होगा, क्योंकि अब समय हो चला है। दोनों हामी भरते हुए पेड़ की छांव पर विश्राम कर लेते हैं। पेड़ की शीतल छांव और ठंडी हवा में हेमा और लता की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक से जंगल में मयूर के गाने की आवाज आने लगी। राजकुमारी मयूर की आवाज सुनकर ही उन दोनों को उठाने लगती हैं। हेमा, लता उठो, जल्दी मयूर नृत्य देखने जाना है, लता उठो। हेमा और लता खर्राटे भरने लगती हैं। उनके कानों तक राजकुमारी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ये दोनों तो उठने का नाम ही नहीं ले रही, हमें अकेले ही जाना होगा। राजकुमारी उन दोनों को वहीं सोता हुआ छोड़कर मयूर की आवाज सुनते हुए उस दिशा की ओर जाने लगी। हमें शीघ्र ही वहां तक पहुंचना होगा, वरना नील जंगल आना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। राजकुमारी दौड़ती हुई नील जंगल के नदी किनारे पहुंच जाती हैं, जहां कुछ सफेद मयूर नदी किनारे अपनी मनमोहक नृत्य करती हैं। राजकुमारी उन मयूरी को नृत्य करता हुआ देख बहुत खुश होती है और उनकी मनमोहक नृत्य संगीत में खो जाती हैं। तभी अचानक से उन मयूरों में भगदड़ सी मच जाती है। सारे मयूर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगते हैं। तभी कुछ घोड़ों की ध्वनि सुनाई देती है जो नदी की ओर ही बढ़ रहे थे। ये क्या हुआ अचानक से? लगता है कोई शिकारी जंगल में प्रवेश कर गया है। अब तो जंगली जानवरों में भी भगदड़ मच जाएगी। हमें यहाँ से चलना होगा। राजकुमारी भगदड़ मचा देख घबरा जाती हैं और जंगल की उल्टी दिशा की ओर भागने लगती हैं। वो जितनी ही तेज दौड़ती, घोड़े की आवाज और भी तेज होने लगती है। राजकुमारी घबराई हुई सी, उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। हे शिव जी, हम कहाँ फंस गए, ये शिकारी कहीं हमारा शिकार न कर दे, और ये हेमलता हमें क्यों नहीं मिल रही, कहीं हम मार्ग तो नहीं भटक गए। अब क्या होगा हमारा, हे शिव जी हमारी सहायता करें। राजकुमारी मैथिली जंगल की उल्टी दिशा में दौड़ती हुई जा रही थी। राजकुमारी की जान हलक में तब अटक गई जब उसके सामने से एक बड़ा सा शेर दहाड़े मारता हुआ उसकी ओर चला आ रहा था। राजकुमारी को काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। वो शेर को अपने पास आता देख अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है कि तभी एक तीर उस शेर के आर पार हो जाती है और वह शेर वहीं निढाल होकर गिर पड़ता है। तभी घोड़े लेकर वो युवक उस शेर के सामने जा देखता है जो निढाल हो चुका था। फिर एक नजर राजकुमारी को जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए भूत बनी खड़ी हुई थी। वो युवक उसके पास जाता है और राजकुमारी की बंद की हुई घबराई हुई आंखें और चेहरे को देखता है। मैथिली अपनी सांसें भी रोक रखी थी। ये देख वो नव युवक राजकुमारी से कहता है, आप ठीक हो? किसी मनुष्य की आवाज सुनकर वो अपनी आंखें खोलती हैं। सामने एक युवक घोड़े पर सवार था, जिसकी नीली आंखें, गोरा चेहरा और राजकुमार की पोशाक पहने उसके सामने था। कहानी जारी रहेगी, कहानी के साथ कनेक्ट रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।